सुपरनोवा में अगर स्पेस गॉडजिला आ जाता है तो गॉडजिला के लिए अकेले उससे जीतना एक तरीके से नामुमकिन होगा। 1994 में टोहो गॉडजिला फ्रेंचाइज के अंदर बनी गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला में भी हमें ऐसा ही सेम सिचुएशन देखने मिला था। वहां पर स्पेस गॉडजिला की पावर एंड एबिलिटीज उस यूनिवर्स के गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी, इतनी कि गॉडजिला अकेले 1v1 में उसे हरा नहीं पाया था, जिसलिए आखिर तक गॉडजिला को मग्यूरा की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की प्रेजेंट सिचुएशन को देख के थोड़ा भरोसा होता है कि ये इस स्पेस काइजू को टक्कर दे सकता है, लेकिन कब तक? सवाल है, अगर मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला की एंट्री होगी तो क्या गॉडजिला उसके सामने टिक भी पाएगा? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इसकी पावर हमारे गॉडजिला के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा कॉस्मिक होगी। उसकी एक एबिलिटी ऐसी है जो मॉन्स्टरवर्स के छोटे मोटे टाइटन्स के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी है। हाँ, इस लेवल की पावर को होल्ड करता है स्पेस गॉडजिला, लेकिन ये एक्चुअल में कितना पावरफुल होगा, ये जानने के लिए हमें इसके ओरिजिन हिस्ट्री को जानना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है तो इसकी ओरिजिन हर जगह पर सेम नहीं है, लेकिन जो इसकी पहली मूवी थी जहां ये टाइटन हमें फर्स्ट टाइम के लिए देखने मिला था, आज हम उसी ओरिजिन को लेकर बात करेंगे। तो साल 1994 में स्पेस गॉडजिला की पहली मूवी रिलीज होती है, जहां इंसानों की तरह गॉडजिला भी कंफ्यूज था कि ये मेरे जैसा दिखने वाला टाइटन आखिर आया कहां से। अब अकॉर्डिंग टू मूवी ये टाइटन स्पेस से आया था, लेकिन उसकी सेल्स गॉडजिला की सेल्स की तरह सिमिलर थी। तो यहाँ पर इंसानों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि गॉडजिला की सेल्स हो सकता है किसी तरह से स्पेस में चले गए हो, जो फिर यूनिवर्स के किसी एक पॉइंट पे जाके किसी ब्लैक होल के ग्रेविटेशन में फंस जाते हैं, जहां से ये ब्लैक होल के थ्रू ट्रेवल करके जब इसके दूसरी तरफ एक व्हाइट होल से बाहर आते हैं, तब ये सेल्स क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिज्म के साथ मर्ज होके तेजी से इवॉल्व होने लगते हैं एंड आखिर में एक एक्सप्लोडिंग स्टार यानी सुपरनोवा से रिलीज हुई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक जेनेटिक म्यूटेशन से गुजर के सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिससे गॉडजिला की इन सेल्स में एक मैसिव चेंज आ जाता है। ये नॉर्मल दिखने वाली जी सेल्स और भी सुपीरियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बाद में स्पेस गॉडजिला का जन्म होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि स्पेस गॉडजिला गॉडजिला का ही अंश है, ये उसी की डीएनए से बनी है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की जर्नी हमें एक हाइपोथेसिस की तरह एक्सप्लेन किया गया है। अब सवाल आता है कि गॉडजिला की ये सेल्स स्पेस में गई कैसे? इंसानों ने इसे भेजा या किसी एलियन ने इस काम को अंजाम दिया? इसकी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, बट मूवी के अंदर ही इस बात को लेकर दो थ्योरी है। पहली, 1989 में गॉडजिला से लड़ते वक्त बायोलेंटे के शरीर के ऊपर गॉडजिला की सेल्स रह जाते हैं। फिर जब फाइट के आखिर में बायोलेंटे स्पेस में चला जाता है, तब हो सकता है उसके शरीर से ये सेल्स स्पेस में छूट गए हों, जो बाद में म्यूटेट हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोथरा 1993 में एक उल्कापिंड को रोकने के लिए जब अंतरिक्ष में जाता है, तब अनजाने में उन सेल्स को अपने पंखों के साथ अंतरिक्ष में ले जाता है, जहां से ये स्पेस में रह गए। अब ये तो क्लियर हो गया कि स्पेस गॉडजिला का बर्थ कैसे हुआ, लेकिन ये टाइटन पूरे गॉडजिला यूनिवर्स में इतना पावरफुल कैसे है, जबकि सेम डीएनए स्ट्रक्चर होने के बाद भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं? तो इसका जवाब है स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन। ये पावर्स कॉस्मिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के कारण उसमें आई है, जिसलिए उसके पास एनर्जी एब्सॉर्ब एंड एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। अब इन्हें छोड़ के उसके पास कुछ ऐसे खास पावर्स हैं जो दूसरे काइजू से उसे अलग बनाती है, जैसे टेलीकाइनेसिस। स्पेस गॉडजिला बिना छुए बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ा सकता है, बिल्डिंग्स को घिरा सकता है एंड अपने एनिमीज को कंट्रोल भी कर सकता है। दूसरा, फोटोन रिएक्टिव शील्ड। स्पेस गॉडजिला अपने पावर से एक क्रिस्टल लाइक शील्ड को जनरेट कर सकता है, जो उसे एनर्जी बीम जैसे डेंजरस अटैक से बचाती है। उसने इस शील्ड को एक बार गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए यूज किया था। तीसरा, कोरोना बीम। स्पेस गॉडजिला अपने मुंह एंड कंधों पर बने क्रिस्टल से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को शूट कर सकता है, इसे कोरोना बीम कहते हैं एंड वो अपने टेलीकाइनेसिस के थ्रू इस कोरोना बीम के डायरेक्शन एंड मूवमेंट को भी चेंज कर सकता है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाईपास करके अपने टारगेट को इजीली हिट कर सकता है। एंड गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की तरह इसमें इतनी पावर है कि ये इजीली एक शहर को डिस्ट्रॉय कर दे। चौथा, फ्लाइट एंड लेविटेशन। जब स्पेस गॉडजिला फ्लाइंग फॉर्म में होता है, तब वो आसानी से स्पेस में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ सकता है एंड स्पेस में तो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के रफ्तार से उड़ सकता है। अब इस फ्लाइट मोड के दौरान उसकी एक और एबिलिटी हमें देखने मिलता है, जो कि है फोटोन हरिकेन। बेसिकली वो अपने शरीर से एक रिंग शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फायर करता है, जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पावर के जरिए उसने एक बार मग्यूरा को डिफीट कर दिया था। इसके बाद आती है एडवांस इंटेलिजेंस। ये मॉन्स्टर सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि उसके पास टैक्टिकल माइंड भी है। वो अपने दुश्मन की कमजोरी को समझकर उस पर अटैक करता है और कभी कभी तो उन्हें मैनिपुलेट भी करता है।
ये सभी पावर्स मिलाकर स्पेस गॉडजिला को एक नियर अनस्टॉपेबल कॉस्मिक थ्रेट बनाती है। लेकिन सभी की तरह स्पेस गॉडजिला की भी कुछ कमजोरियां हैं। ये इतना पावरफुल होने के बाद भी क्लोज कॉम्बैट में अपने साइज के कारण टिक नहीं पाता। उसकी चमड़ी को इजीली भेदा जा सकता है एंड गॉडजिला अगर अपने कॉस्मिक फॉर्म में आ जाए तो हो सकता है स्पेस गॉडजिला को इजीली डिफीट कर दे। एंड इस बार तो गॉडजिला अकेला भी नहीं है, उसके साथ कॉन्ग एंड सीमो जैसे पावरफुल टाइटन्स होंगे जो इसे हराने में गॉडजिला की मदद करेंगे। लेकिन आखिर तक गॉडजिला अपने कौन से फॉर्म में आएगा ये देखने वाली बात होगी। सो स्टे ट्यून। अब तुम्हारी थ्योरी क्या है सुपरनोवा के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठा रहा, बाय बाय।